हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। तो भाई कल के दिन हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम्स देखने को मिले। सबसे पहले इंग्लैंड ने अपना गेम ड्रॉ किया अगेंस्ट डेनमार्क। और भाई ये साउथ गेट इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन को वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा तो वो क्या ही कर रहा है, क्योंकि अगर आप प्लेयर्स को देखें तो इतने ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होने के बावजूद भी जब आप डेनमार्क के अगेंस्ट डिफेंड करते हो फिर लोग आपको बोलते हैं कि आप आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द यूरो कप। तो भाई इट्स अ डिसग्रेस। और साउथ गेट के होते हुए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंग्लैंड कुछ भी नहीं जीत सकती। उसके अलावा अगर आप बात करें तो स्पेन विनिंग अगेंस्ट इटली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अर्जेंटीना विनिंग 2-0 अगेंस्ट कनाडा एंड दे स्टार्टेड देयर कोपा अमेरिका कैंपेन विद अ विक्ट्री। तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट इफ यू आर न्यू हेयर इन द चैनल मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले अगर हम अर्जेंटीना वाले गेम की बात करें तो भाई काफ़ी ज़्यादा सॉलिड गेम था। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो काफ़ी एंटरटेनिंग हाफ था। लेकिन अगर आप कनाडा की बात करें तो कनाडा से किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतना सॉलिड खेलेंगे। बहुत ज़्यादा वो सॉलिड खेले। और अर्जेंटीना की अगर आप बात करें, फर्स्ट हाफ की अगर आप बात करें तो ट्रांजेक्शनल फेज में अर्जेंटीना काफ़ी आसानी से खोल गई थी। और अगर आप कंट्रोल की बात करें तो पहले फर्स्ट हाफ में कोई कंट्रोल भी हमें देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से जो कैनेडियन प्लेयर्स थे वो इजीली ब्रेक कर रहे थे और इजीली वो चांसेस अपने क्रिएट कर रहे थे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अर्जेंटीना लकी रही है कि वो हाफ टाइम में 0-0 गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस थे यहाँ पे कनाडा के पास, बट वो अपने चांसेस को यूटिलाइज नहीं कर पाए। बट अगेन अगर आप कनाडा की बात करें तो बहुत सॉलिड गेम खेले। उसके अलावा अगर आप अर्जेंटीना के लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड से इतने ज़्यादा चांसेस क्रिएशन देखने को नहीं मिले। राइट साइड पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड था और राइट साइड से ही हमें चांसेस देखने को मिले। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड से हमें कोई भी चांस देखने को नहीं मिला। और अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में हमें मेसी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा था और टेम्पो भी जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो नहीं कर पा रही थी अर्जेंटीना। लेकिन अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ में टेम्पो को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया, टेम्पो को भी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन किया। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो लियो मेसी भी काफ़ी ज़्यादा डीप आ रहे थे और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, जो कि हमें फर्स्ट हाफ में हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे अगर हम मिस चांसेस की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा अर्जेंटीना ने चांसेस मिस किए। मेसी की खुद की अगर आप बात करें तो मेसी ने खुद 2 क्लियर कट चांसेस मिस किए, गोलकीपर और लियो मेसी, बट वो यहाँ पे स्कोर नहीं कर सके। एक वो चिप करने गए और एक भी कुडंट स्कोर। यहाँ पे डी मरिया को तो मैच के शुरू में ही उनको चांस मिला, बट उन्होंने उस चांस को फिनिश नहीं किया। टोटल अगर आप शॉट्स की बात करें तो 6 शॉट्स टोटल अर्जेंटीना ने बिग चांसेस यहाँ पे मिस किए। क्लियर कट चांसेस थे, क्लिनिकल नहीं थे अगर आप अर्जेंटीना की बात करें। बट यहाँ पे अगर आप लियो मेसी की बात करें तो मेसी ने 2 गोल स्कोर नहीं किए जो उसको स्कोर करने चाहिए थे। जिस कैलिबर का वो प्लेयर है हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरीके की चांसेस वो स्कोर करे। लेकिन अगर आप प्ले मेकिंग की बात करें, अगर आप डीप आने की बात करें, अगर आप गेम में इन्वॉल्व होने की बात करें तो मेसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे और मेसी के थ्रू ही चांसेस बने। स्कोर की बात करें तो फर्स्ट गोल जो स्कोर किया जुलियन अल्वारेज ने वो भी मेसी के थ्रू बना था। मेसी का पास टू पेरेडेज और पेरेडेज का काफ़ी क्लेवर टच टू जुलियन अल्वारेज। अब सेकेंड अगर असिस्ट की यहाँ पे बात करें तो लतारो मार्टिनेज को भी जो असिस्ट दिया वो लियो मेसी ने दिया। तो मेसी बहुत ज़्यादा सेकेंड हाफ में आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे और डीप आ रहे थे। और यहाँ पे मैं पेरेडेज की बात ज़रूर करूँगा कि पेरेडेज काफ़ी ज़्यादा रिलायबल प्लेयर है। जब भी उसको मिनट्स मिलते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी नज़र आती है और कल के गेम में भी अगेंस्ट कनाडा ही वो सॉलिड। अब यहाँ पे मैं कनाडा की बात करना चाहूँगा कि कनाडा से जबकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि इट वुड बी अ कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर अर्जेंटीना, बट जैसे कनाडा ने खेला थ्रू आउट द गेम वो बहुत ही सॉलिड थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने चांसेस क्रिएट किए। यहाँ पे अगर आप अल्फोंसो डेविस की बात करें तो अल्फोंसो डेविस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो ऑफेंसिवली भी वो बहुत ठीक ठाक खेले, डिफेंसिवली भी वो ठीक ठाक खेले और उनके थ्रू ही एक चांस आया जो लियानो मार्टिनेज ने सेव किया। अगर वो सेव नहीं करते तो वहाँ पे कनाडा जो है वो 1-0 की विक्ट्री ले लेती, 1-0 की लीड ले लेती। मैं कहूँगा कि इम्प्रेसिव स्टफ फ्रॉम कनाडा। बट यहाँ पे अगर आप अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है। उनकी मिडफील्ड में उतना कोई खातिर का पे दिखा नहीं है। अगर आप रॉड्रिगो डिपॉल की बात करें तो रॉड्रिगो डिपॉल की तरफ से भी इतना ज़्यादा इनपुट नहीं आया। अब पेरेडेज काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थे। उसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड से भी हमें इतना इनपुट नहीं मिला। राइट साइड काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड था। जैसे डी मरिया के पास बहुत ज़्यादा चांसेस थे और डी मरिया ने चांसेस भी क्रिएट किए
और अगर आप चांसेस की बात करें तो राइट साइड से ही ज़्यादा आपको चांसेस देखने को मिले। तो आई थिंक डिसेंट स्टार्ट बाय अर्जेंटीना, बट यहाँ से आपको फिनिशिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी अपने अपकमिंग गेम्स में। तो अब अपने सेकंड गेम की बात कर लेते हैं। तो इंग्लैंड आर गोइंग नोवेयर, गैरेट साउथगेट एज देयर मैनेजर। अगर साउथगेट के हाथ में आप सोने का कटोरा भी दे दो ना, माननी फिर भी इसने बीक है। जिस किस्म का टैलेंट है, जिस किस्म का जनरेशन टैलेंट है, हर पोजीशन में आपको प्लेयर्स मिलेंगे, लेकिन मैनेजर को पता ही नहीं है कि उन प्लेयर्स को यूटिलाइज किस तरीके से करना है। यूरो कप शुरू होने से पहले हर कोई यही कह रहा था कि इंग्लैंड और पोर्चुगल की साइड, ये दोनों साइड यूरोस के लिए फेवरेट है, घंटा फेवरेट है। मैनेजर्स को पता ही नहीं है कि इन प्लेयर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इन प्लेयर्स को यूज़ करना है। स्पेशली अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इस गोल्डन जनरेशन को साउथगेट वेस्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं प्लेयर्स की केमिस्ट्री पे। तो अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखो तो प्लेयर्स में कोई आपको केमिस्ट्री नजर नहीं आएगी। कोई प्लेयर टीम के लिए खेलने को तैयार ही नहीं है। हर किसी को बैलन डोर जीतना है, हर किसी को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आना है। गैरेथ साउथगेट लिटरली डिसग्रेस भाई। दिस इंग्लैंड साइड इज वन ऑफ द बेस्ट एवर आई हैव सीन। दे आर प्लेइंग वन ऑफ द शिटीएस्ट फुटबॉल आई हैव एवर सीन। आप डेनमार्क के अगेंस्ट 1-1 के साथ जब आपको एक गोल चाहिए, आप हाई प्रेस नहीं कर रहे भाई। आप इस स्क्वाड के साथ अगर हाई प्रेस नहीं करोगे तो फिर आप किस स्क्वाड के साथ हाई प्रेस करोगे? अगर आप डेनमार्क की भी बात करें तो डेनमार्क हाई प्रेस के साथ खेल रही थी। डेनमार्क एंड तक इंग्लैंड को पीछे से बिल्डअप करने नहीं दे रही थी। अगर आप 90 मिनट्स पे भी देखें तो 90 मिनट्स में भी वो हाई लाइन में खेल लेते। और इस चीज़ को ही अगर आप इंग्लैंड से कंपेयर करें तो इंग्लैंड इस स्क्वाड के साथ भी हाई लाइन के साथ फुटबॉल नहीं खेल रही थी, विच इज़ एब्सोल्युटली डिसग्रेस। जब आपको एक गोल चाहिए तब भी आप हाई लाइन के साथ अगर नहीं खेलोगे फिर आप कब खेलोगे? और अब अगर हम ट्रेंट की बात करें तो ट्रेंट कैन नॉट प्ले एज अ मिडफील्डर। ये बात हमको समझनी पड़ेगी और ये बात साउथगेट को भी समझनी पड़ेगी कि वो ओकेजनली तो टक इन कर सकते हैं मिडफील्ड में, लेकिन वो कंसिस्टेंटली वो मिडफील्ड के रोल में नहीं स्टार्ट कर सकता। उसके पास क्वालिटी पासिंग रेंज है, लेकिन एज अ मिडफील्डर खेलना और एज अ राइट बैक खेलना ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से वो एज अ राइट बैक बेहतर तौर पे खेल सकता है और ये चीज़ साउथगेट को भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी पोजीशनिंग काफ़ी हॉरेंडस थी अगेंस्ट डेनमार्क। तो वो मेरे ख्याल से मिडफील्ड में नहीं खेल सकता। अगर वो राइट बैक में खेलेगा तो वो बेटर गेम उसकी निकल के सामने आएगी। अब यहाँ पे कोल पाल्मर की बात करें तो कोल पाल्मर को 1 मिनट भी नहीं मिला दोनों गेम्स में, जबकि आपको पता है कि हैरी केन का जो लिंकअप होगा, हैरी केन उसके आने के बाद बेहतरीन खेलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोल पाल्मर को 1 भी मिनट नहीं मिला। कोल पाल्मर जो कि प्रीमियर लीग का बेस्ट प्लेयर था, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द प्रीमियर लीग, उसने खुद को चेल्सी में प्रूव किया। उसने इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन आप उसको जब मिनट्स ही नहीं दे रहे तो फिर उसको लेके जाने की क्या ज़रूरत थी? अब यहाँ पे जब चीज़ें वर्क नहीं कर रही, जब फिन फोर्टन वर्क नहीं कर रहा लेफ्ट विंग पोजीशन पे, तो आप एंथनी गॉर्डन को उस पोजीशन पे ट्राई कर सकते हो। जब जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही तो आप जूड बेलिंगम को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे? सब्स्टिट्यूशंस आखिर होती किस काम के लिए? डेक्लेरन राइस का वन ऑफ द पैथेटिक गेम आई हैव सीन, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। आप यहाँ पे कोबी मैनो को ट्राई कर सकते थे। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपने एटलीस्ट ट्रेनिंग सेशन में तो ट्राई की होंगी। मेरे ख्याल से ट्रेंट को आपको एज अ राइट बैक खिलाना पड़ेगा और आपको एंथनी गॉर्डन और कोल पाल्मर को भी मिनट्स देने पड़ेंगे। अब अगर हम अपने आखिरी गेम की बात करें तो स्पेन डिफीटेड इटली, 1 गोल आया। लेकिन अगर आप स्पेन की बात करें तो अगर आप बड़ी टीम्स की बात करें इस टूर्नामेंट में जो कि डिलीवर कर रही है, तो उसमें सिर्फ 2 नाम आपको निकल के सामने आ जाते हैं। एक आपका है जर्मनी और एक आपका है स्पेन। बाकी अगर आप टीम्स की बात करें तो बाकी टीम्स की बिलो एवरेज परफॉर्मेंसेस रही हैं इस यूरो कप में। वो अपने बेस्ट पे नहीं खेल रही। ये दोनों टीम बहुत ज़्यादा अपने बेस्ट पे खेल रही है। स्पेशली मैं स्पेन की बात करूँगा कि स्पेन, जैसे आपने देखा होगा कि वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते थे। तो अगर आपने पिछले मेजर टूर्नामेंट्स में देखा हो, अगर आपने लुइस एनरिके के टाइम पे देखा हो कि स्पेन बॉल घुमाती रहती थी बट एंड प्रोडक्ट उनके पास नहीं था। लेकिन अगर आप इस स्पेन की बात करें तो ये स्पेन कम्प्लीटली डोमिनेट कर रही है और इनके पास एंड प्रोडक्ट भी है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो आपके पास विंगर्स हैं, निको विलियम्स और लमीन यमाल मैन 16 ईयर्स ओल्ड, और जिस किस्म के दोनों गेम्स उसने खेले, जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज उसकी तरफ से निकल के आई, अनबिलीवेबल। निको विलियम्स की अगर आप बात करें तो 50 मिलियन के रिलीज क्लॉज में इज अ बार्गेन फॉर मी। और जहां तक बात है डेनी कारवान की, तो ईच एंड एवरी प्लेयर इज स्टेपिंग अप, विच इज अ गुड थिंग। तो अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन ने काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया है इस टूर्नामेंट में।
और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट किया। कल अगर आप इटली की भी बात करें तो इटली के अगेंस्ट भी क्रेजी स्टेट्स है। अगर आप क्रोएशिया के अगेंस्ट भी देखें तो क्रोएशिया के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा उन्होंने डोमिनेट किया क्रोएशिया को। लेकिन क्रोएशिया के पास भी यहाँ पे चांसेस थे, अगर क्रोएशिया अपने चांसेस ले लेती। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो स्पेन की दोनों गेम्स में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही है और काफ़ी ज़्यादा मैं इम्प्रेस्ड हुआ हूँ स्पेन की इस टीम से। तो दैट्स इट गाइस। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या लगता है आप लोगों को, इंग्लैंड आपको कितना आगे जाते हुए दिख रही है। मुझे तो लगता है कि पोर्चुगल और इंग्लैंड ये दोनों टीम्स बहुत जल्दी इस कंपटीशन से बाहर होने वाली है। और अर्जेंटीना का गेम आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अंटिल देन, पीस आउट।